फिर से लाइट चली गई है। दिखने दीजिए। हाँ, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत दिख रही है। अच्छा, हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हुआ यूं कि मैं कंटिन्यू क्लासेस ले रहा था, बट आई थिंक स्टोरेज फुल हो जाने के बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो 13 मिनट तक समथिंग रिकॉर्डिंग हो गई थी, जो कि मैंने डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग बताया था। तो उसी में से ये वीडियो पूरी होगी, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। उस समय फालतू की क्लासेस चली गई, एनर्जी भी मेरा वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, बट डोंट वरी, मैं फिर से आप सभी के बीच हूँ। तो एडवांटेज हम लोग कर लिए थे ओपन कास्ट माइनिंग मेथड को लेके, और डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट मैं अच्छे तरीके से लेआउट तरीके से मैंने समझा दिया था। तो उसी में से आज हम लोग डिसएडवांटेज का पूर्णावृत्ति यानी कि पूरा करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आप ओपन कास्ट माइंस कहीं भी यूज करते हैं, या तो मैकेनाइज्ड है या फिर फुली मैकेनाइज्ड है या फिर मैनुअल है, लेकिन जैसे ही आप वर्किंग में आते हैं तो आपको सरफेस स्ट्रक्चर सारे के सारे हटा देना होता है, यानी कि ओबी जितना होता है वो सारे के सारे रिमूव करना होता है। देन आफ्टर कोयले की फॉर्मेशन आती है, और कोयला आप लोग एक्सट्रैक्शन या हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि सरफेस में या तो पब्लिक बिल्डिंग्स हो सकती है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो सकती है, रेलवेज हो सकती है, रोड हो सकती है, या कोई विलेजेस हो सकता है, या फिर नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधा जरूर होगा। पेड़ पौधा होने से वहाँ का वातावरण हमारा क्लीनेंस होता है, बहुत शांति पूर्वक वातावरण होता है, प्लस शुद्ध हवा मिलती है। तो ऐसे में पहला डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा, जैसे हम ओपन कास्ट स्टार्ट करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज, ऊपर का सरफेस स्ट्रक्चर हटा, यानी कि पेड़ पौधा हटा तो गया इन्वायरमेंट, वहां पोल्यूशन होगा और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट जरूर करेगा, यानी कि डैमेज करेगा। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो इसी में मैंने लिखवाया था उस पीरियड में, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो फिर से रिपीट करते रहे। तो पहला पॉइंट, इन्वायरमेंट डैमेज और मोर पोल्यूशंस। इन्वायरमेंट पेड़ पौधे कटेंगे तो इन्वायरमेंट अनबैलेंस होगा, डैमेज होगा। फिर HEMM या फिर हैवी मशीनरीज चलेंगी तो उससे पोल्यूशंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सारे के सारे डीजल वैन्स होते हैं, डीजल टिपर्स होते हैं, एंड कोई तो इलेक्ट्रिसिटी से सोवेल्स मशीन्स ये सब भी चलते हैं। तो ज़्यादातर जो माइंस में मशीनें यूज होती है आउटसोर्सिंग में, वो डीजल मशीन ही यूज होते हैं। ओके, जैसे कोवल्को 480, 580, हिटाची या फिर वोल्वो की मशीन्स, या फिर स्विजिन की मशीन्स, या फिर बहुत सारे टाटा हिटाची की मशीन्स, बहुत सारे ऐसे मशीनरीज कंपनी हैं जो कि आउटसोर्सिंग वाले यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट डिसएडवांटेज में दिस वन। एक बार पुनः मेरे को वीडियो चेक करना है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, प्लीज वेट। ओके, ये व्हाइट बोर्ड में जो पॉइंट्स ये सब आप देख रहे हैं, ये तो लास्ट पॉइंट के आंसर्स हैं, यानी कि लास्ट स्टेज में हम लोग आ गए थे, तो पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको रब नहीं किया हूँ, इस पे आऊँगा। फिर डिसएडवांटेज और क्या हो सकता है ओपन कास्ट का। तो अगर अभी आप देख रहे होंगे किसी माइंस में या ओपन कास्ट माइंस में, तो अभी क्या चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन यानी कि बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में होता यूं कि सपोज दैट ये हमारा बेंच
हमने मशीन्स यहाँ पे लगाया, यहाँ से एक्सट्रैक्शंस स्टार्ट करा। ठीक, यहाँ पे आपका टिपर लोडिंग ले रहा है, टिपर आपका लोडिंग ले रहा है। ओके, लोडिंग ले रहा है टिपर। तो ऐसे में क्या होता है कि बरसात के सीजन में ये जो होल रोड रहता है, होल रोड, ये बहुत ज़्यादा मडी हो जाता है। MUDDY, मडी होल रोड हो जाता है। मडी मतलब कीचड़ या दलदल बोलिए। कीचड़ हो जाने से जो HEMM के व्हील होते हैं वो स्लिप करने लगते हैं, स्लिप करने लगते हैं, और स्लिप होने से अनबैलेंस होके वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। और जहाँ कंट्रोल आपका, यानी कि जहाँ ऑपरेटर का कंट्रोल गया, समझ लीजिए एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। प्लस अगर ये आपकी हाईवाल है, रेनी सीजन में अगर बरसात हो रहा है तो हो सकता है यहाँ से कुछ हाईवाल से जो हैंगिंग पत्थर कर रही होगी या फिर स्टोन कुछ कोई हैंगिंग कर रही होगी, तो पानी के आ जाने से प्रेशर से यहाँ पे हो सकता है उस पर इफेक्ट करे, प्रेशर डाले और तोड़ के नीचे गिर जाए, यानी कि मशीन्स पे। और अगर गलती से मशीन्स के तरफ में अगर विंडो हो, सॉरी ऑपरेटर केबिन हो, तो हो सकता है केबिन को तोड़ के घुस जाए। तो ये भी एक एक्सीडेंट का चांसेस रहता है बरसात के मौसम में। दो मेजर रूप यहाँ हम लोग एक्सीडेंट का चांसेस देखें। उसके बाद अगर बिजली कड़कती है और आपका मशीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो मे भी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बिजली से भी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हो सकता है ये दोनों कैच करेंगे, बिजली गिरने की संभावना भी हो सकती है। इन द केस अगर बहुत ज़्यादा तूफानी हवा चल रही है तो वर्किंग में तो ये डिस्टरबेंस करेगा ही, जिसके वजह से आपको वर्किंग स्टॉप करना होता है। फिर होल रोड में भी बहुत सारे डिस्टरबेंस आएंगे। स्लाइडिंग, अगर आप सपोज दैट अगर आप पहुंचे हैं डंप यार्ड में और आप यहाँ से माल स्लाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है ये दरारें पड़ के, अब जैसे ही बकेट को ऊपर करे, हो सकता है ये दरार पड़ के आप भी नीचे आ सकते हैं, विथ जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ओपन कास्ट माइंस की एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि सीजनली इफेक्ट वो करता ही है, सीजनली इफेक्ट करता है, यानी कि सीजन में कभी कभी स्टॉप वर्किंग हो जाती है। जैसे कि ये बरसात में इतना एग्जांपल हमने दिया। ऐसे केस से बचने के लिए और कोई उपाय ही नहीं है सिवाय कि आप मशीन्स को बंद कर दें, और जैसे ही बारिश नॉर्मल होती है, आपका रास्ता क्लियर होता है, तब आप फिर से स्टार्ट कीजिए। पहला सीजन इफेक्ट। और दूसरा सीजन इफेक्ट आपका क्या जाएगा, समर के सीजन में देख लेते हैं। समर के सीजन में क्या होता है कि टिपर प्लस मशीन्स की कैपेसिटी होती है कि अगर टेम्परेचर मशीन्स का ज़्यादा हुआ तो मशीन्स का इंजन हो सकता है सीज कर जाए, ठीक ना, सीज कर जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि 6 AM टू 2 तो ऐसे केस में मॉर्निंग में तो गर्मी के सीजन में, यानी कि समर के सीजन में तो ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक रहता है। कब रहता है 10 या फिर 11 बजे तक, ठीक ना। इसके बाद तो इतनी चिड़चिड़ापन धूप रहती है जिसके वजह से ना तो ऑपरेटर काम कर पाता है, विथ फुली AC भी रहे तो फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। के बावजूद भी सुपरवाइजर लेके, कितना भी छाता लेके तैयार रहे तो भी कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो ऐसे केस में सीजनली इफेक्ट में क्या होता है कि 6 से 11 बजे या वर्किंग रहता है, दिया जाता है कब तक, 4 बजे तक या 3 बजे तक, या फिर मौसम जब तक ठंडा ना हो।
ठीक ना। तो यानी कि पहला शिफ्ट में 2 घंटा आपका माइंस क्लोज रहा, फिर सेकेंड शिफ्ट 2 बजे से 10 बजे तक, यानी कि 2 बजे तो बहुत धूप रहती है तो चालू होगा नहीं, चालू कितना बजे होगा, 4 बजे, यानी कि यहाँ भी 2 घंटे का माइंस क्लोज हो गया। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है ओपन कास्ट के लिए कि आपको काम को रोकना पड़ रहा है। क्यों रोकना पड़ रहा है? सीजनली इफेक्ट, समर के सीजन में मशीन इंजन तो इंजन सीज कर जाएगा। अगर टिपर में भी टेम्परेचर या फिर टिपर में हीट ज़्यादा आ जाए तो हो सकता है इसको भी दिक्कत कर जाए। ट्यूब टायर्स भी हीट हो जाने से कहीं ना कहीं डैमेज कुछ ना कुछ होता है। ओके, हो सकता है ब्लास्ट कर जाए, तब हीट के कारण होता भी है, मैं देखा भी हूँ टिपर्स का। और समर्स में और क्या दिक्कत हो सकता है? फायरी सिम्स रहे हैं ओपन कास्ट में तो और काम करने में आपको दिक्कत होती है। ओके, अब रहा विंटर सीजन में डेफिनेटली आपको ठंडा देगा ही, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंट डैमेज और मोर पोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट में आप सीजनली इफेक्ट लिख दीजिए। सेंटेंस, वेदर इफेक्ट वर्किंग इफिशिएंसी। हाँ, ये सेंटेंस अच्छा है। वेदर इफेक्ट वर्किंग इफिशिएंसी, वर्कर इफिशिएंसी, मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता। जैसे समर में क्या इफेक्ट आएगा? मिड डे, या फिर इसको ऐसे लिखिए, जैसे मिड डे में समर को इफेक्ट करता है, समर में इफेक्ट करता है। फिर नाइट शिफ्ट में विंटर को इफेक्ट करता है, यानी कि नाइट शिफ्ट में कब इफेक्ट करता है? विंटर के टाइम में, ठंडा ज्यादा होता है रात में। फिर हेवी रेन या रेनी सीजन लिख दीजिए, हेवी रेन्स कर दीजिए, हेवी रेन्स भी HEA, हेवी रेन। 1 2 3 वेदर इफेक्ट, 2 पॉइंट इधर। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? ऑलमोस्ट हो ही रही है। चलो फिर आप लोग को नजर आ रहा है ना? नजर नहीं आ रहा तो ठीक है। ओके, इसके बाद का क्या डैमेज हो, डिसएडवांटेज हो सकता है? सोचिए, बहुत समय है आपके पास। तो दूसरा पॉइंट ये, अब मैं इसको रफ करता हूं। अच्छा, सपोज दैट आपकी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है और आपने लीज होल्ड ले चुका है किसी माइंस को, या किसी जमीन की लीज होल्ड ले चुका है माइंस चलाने के लिए।
जमीन की लीज होल्ड ले चुकी हैं गवर्नमेंट से। ये आपका सरफेस है, यहाँ गांव वाले बसे हुए हैं या फिर इसको घर बना देते हैं। ये गांव वाले यहाँ पे बसे हुए हैं। मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब आपको यहाँ से यहाँ गवर्नमेंट ने लीज दे दिया कि वहाँ से मिनरल डेवलपमेंट करके आइए या मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करके आइए। आपको तो लीज में गवर्नमेंट प्रोटेक्शन से लेके सारा एनओसी आपका तैयार है, आप बस वर्किंग में उतर रहे हैं। जैसे ही आप वर्किंग में उतरेंगे, मशीन आपकी वर्कर आपका, तो यहाँ से जो गांव वाले होंगे ये आपको जमीन देने से इनकार करेंगे। और इनकार इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी मूल जन्मभूमि है यहाँ पे। आप इसे कितनों भी कंपनसेशन दे दें, जितना भी कंपनसेशन दे दें, या फिर आप इसके लिए स्थापित से रिहेबिलिटेशन क्यों ना कर दें, बट जो मिट्टी होती है ना, जन्मभूमि की मिट्टी होती है ना, उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। ठीक है, लोग जन्मभूमि की मिट्टी पे मरना भी पसंद कर रहे, बट अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक ना, एग्जैक्टली आपको अगर एग्जांपल दूं तो झरिया फील्ड दे सकते हैं। झरिया फील्ड में क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे कोयले का डिपोजिशन है, ऑलमोस्ट 29 सीम है, और ये सीम्स में आग कंटिन्यू फैलती जा रही है। बट यहाँ के लोकल लोग, गरीब ही है या अमीर है, जो भी अलग बात है, बट यहाँ के लोकल लोग ये छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये जो आग है, आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ माइनिंग कैसे होगा, माइनिंग छोड़िए, यहाँ बोरहोल कैसे होगा। ये अपना घर द्वार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे राजनीतिक इफेक्ट भी है, उन लोग को कमीशन भी चाहिए, तो और इन लोग को सपोर्ट कर देते कि नहीं छोड़ना है आपको। तो ऐसे केस में ये तो हमारा मिनरल्स जलते जलते एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। और इन्हें आप कितने भी कंपनसेशन दे दीजिए, इनफैक्ट कि आप इनके लिए क्वार्टर्स भी बना हुआ है, सिंदरी में क्वार्टर्स भी बना हुआ है, बट ये छोड़ने को नाम ही नहीं ले रहे। इसको आप कंपनसेशन में 50 लाख 7 लाख, घर बनाने के लिए 10 लाख, क्यों दूसरी जगह जमीन लेके क्यों ना आप 10 डिसमिल दे दें, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। जन्मभूमि है, सबको अटैचमेंट रहता है। ऊपर से कल्चर, एक सोसाइटी का कल्चर दूसरी जगह जाने के बाद बदल जाता है। सोसाइटी है, सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, ये सब भी बहुत मैटर करता है, सिर्फ जन्मभूमि के लिए ही नहीं। ओके, इसलिए वो छोड़ते नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। और इसकी सुटेबल वर्ड क्या आएगी? इसकी सुटेबल वर्ड आएगी रिहैबिलिटेशंस एंड रिक्लानेशंस। रिहैबिलिटेशंस पहला लिखिए, थर्ड पॉइंट में आप लिखिए रिहैबिलिटेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशंस। पहला तो लिखिए प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, अधिग्रहित, AQUICISITON, एक्विजिशन का स्पेलिंग लैंड AQUIUISI
प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन यानी कि वहाँ की ज़मीन को अधिग्रहित करना। सरकार भी कभी कभी अपनी घुटने टेक देती है कि किसी किसी ज़मीन को अधिग्रहित करने के लिए, और जबरन भाई पुलिस या सीआरपीएफ या नौजवानों से हेल्प लेके गांव को खाली करवाया जाता है। और अगर कोई बंदा उसमें आप डिस्टर्ब करे या फिर अपनी ज़मीन खाली ना करे तो आप पे केस लगा जाए कि आपने डेवलपमेंट के लिए आचरण बने हैं, अड़चन डाले हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हो भी चुके हैं। रामगढ़ में रिसेंटली हुआ है, इससे पहले भी हिल टॉप के कंपनी जो धनबाद में है, झरिया फील्ड में, जबरदस्ती गुंडे लगा के वहाँ के लोगों को खाली करवाया गया है। नो कंपनसेशन, विथ नो कंपनसेशन, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला, ना रहने के लिए रिहैबिलिटेशंस के लिए घर मिला और ना कुछ पैसे मिले। इसीलिए ढुलमातो वो हिल टॉप के मैनेजर के साथ बदतमीजी की थी, और जाहिर सी बात है ये करना भी था। समझ में आता है ना, जमीन जमीर होती है, वो समझ में नहीं आता है उन्हें, बस अपना कोयले को देखते हैं, कोयले को ही टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये एक्विजिशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद रिहैबिलिटेशंस में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी चली जाती है कभी कभी। प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशंस स्थापित से विस्थापित करना। ठीक ना। इसके बाद रिक्लाइनेशंस मतलब क्या होता है? हाई रिक्लाइनेशंस कॉस्ट, HIGH, हाई रिक्लामेशन कॉस्ट। रिक्लामेशन कॉस्ट मतलब पूर्णावृत्ति हिंदी में बोला जाता है, नहीं पूर्णावृत्ति उसको हाँ भी बोल सकते हैं, जो भी है आप वर्ड देख लीजिएगा, मैं मीनिंग बता देता हूँ। ओपन कास्ट तो आपने चलवाया, ठीक है, वहाँ की सरफेस बहुत ही स्मूथ या एक लेवल में थी, ठीक ना, बट ओपन कास्ट करवाया, ओपन कास्ट चलवाया आपने, सरफेस उबड़ खाबड़ हो गई, गड्ढे हो गए, तो आपको गड्ढे को एज इट इज नहीं रखना है। एनवायरमेंट तो दूषित होगा ही, प्लस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल भी उसमें इफेक्ट आ सकते हैं। गड्ढा करके आपने छोड़ दिया, पानी भर गया, हो सकता है किसी दिन गाय चरने को जाए, डूब के मर जाए, हो सकता है वो आपके माइंड से किसी दिन इतनी भर जाए, बांध क्या माइंड से पूरी टूट जाए, तो बाढ़ होने का संभावना हो सकता है। तो ऐसे में क्या कहता है, रिक्लामिनेशंस, आपको उस माइंस को एज इट इज भर दे। अगर हो पाता तो आप पार्क बना दीजिए, अगर हो पाता है तो उसमें आप पेड़ पौधे लगा दीजिए ताकि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन रहे, और हो पाता है तो सहूलियत करते हुए किसी के लिए घर बना दीजिए, यानी कि विस्थापित जो हुए उन्हीं के लिए घर बना दीजिए। तो इस तरह आपको डिसएडवांटेज पॉइंट बनते हैं कॉस्ट करने में। ठीक, इसके बाद आप ओबी उठा रहे हैं, आप 50 मीटर या फिर 20-30 ओबी उठा रहे हैं, तो उस ओबी को रखने में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है कि हमें ओबी रखने के लिए दिक्कत हो रही है। तो इसका बनेगा suitable handling of hug quantities of overburden। छठा पॉइंट, हैंडलिंग of hug quantities of overburden। ठीक ना। अगर ये सरफेस है आपका
यहाँ कोयला फॉर्मेशन से बिलो दी 30 मीटर्स डीप, यानी कि जितना 30 मीटर डीप है वो सब तो हटाने होंगे, और ये सब हटाने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं करके रखना होगा। रिक्लामेशंस में काम आए तो इसके लिए क्या आपको बनाना होता है, डंप, और डंप बेंच बाय बेंच फॉर्मेशंस होता है, 30 मीटर की हाइट जाती है, और मे बी डंप स्लाइड इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, SSR लगी रहती है मॉनिटर करने के लिए। और बहुत सारे में भी ऐसे देखे जाते हैं कि डंपिंग यार्ड में ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो डंपिंग यार्ड में भी ज़्यादातर एक्सीडेंट होने के कारण क्या होता है कि डंप स्लाइड कर जाता है, या फिर डंपर यहाँ से अगर डंप कर रहा हो और सही से बर्न नहीं बना हो तो डंपिंग करते करते ये आपका बकेट उठते उठते ये भी नीचे गिर जाता है, स्लाइड कर जाता है। ओके, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज ही है। और डिसएडवांटेज में कंपनसेशन देना होता है सबको, बिल्डिंग मटेरियल्स ये सब तो सब खत्म होगा ही, रोड वुड सारे डैमेज तो होंगे ही, ठीक ना। तो अब आते हम लोग यहाँ से, अच्छा ये पॉइंट यहाँ तो लिखा दिए थे, सेम इट इज, ठीक। हाई रेट रिक्लामेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्लामेशंस एंड लैंड एक्विजिशन, सॉरी सारे पॉइंट यहाँ लिखा हुआ था, मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक ना। ओके, और अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो देख लेते हैं बुक में और क्या क्या है। आँखें तेरी कितनी हसीन कि मैं इनका आशिक। ओपन कस्टमाइज, ओके different open customers 61 इनका, हाँ इसमें सेंटेंस लिखी गई है, सेंटेंस क्या है, the coal bearing area is under surface features like village, important roads, railway lines, rivers, nala, fertile land or forest area, and these are to be damaged. Okay, these are to be damaged लिखना चाहेंगे आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। कितना 28 मिनट का वीडियो हो गया, या फिर लिख ही देता हूँ मैं, ये सब हो गए होंगे तो क्या कहता है, द कोल बियरिंग एरिया, the coal bearing area such as area is under surface feature, is under surface feature like surface feature such as village, road, railways, forest, और क्या, और
रिवर नाला फर्टाइल लैंड, रिवर नाला फर्टिलिटी लैंड लीजिए, फर्टिलिटी लैंड आर डैमेज, आर टू बी ठीक है। तो ये सेंटेंस में सारे आपको आ जाएंगे डिसएडवांटेज में। तो क्या क्या लिखा है, द कोल बियरिंग एरिया इज अंडर सरफेस फीचर्स सच एज विलेज, रोड, रेलवे, फॉरेस्ट, रिवर, नाला, फर्टिलिटी लैंड आर टू बी डैमेज। ओके, तो ये डिसएडवांटेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में। तो थोड़ी बहुत डिफिनेशन स्ट्रिपिंग रेशियो की कर चुके हैं। उसके बाद स्ट्रिपिंग रेशियो में भी बहुत सारे डिफिनेशन हैं, उनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास समाप्त होती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आधी वीडियो है, मतलब आधी वीडियो ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, आधी वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, बट टेक्निकल इशू के कारण या फिर स्टोरेज मेरा मोबाइल में कंप्लीट हो जाने के कारण पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं सेकेंड पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करूंगा 10A 10B या 10C करके। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।